सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन पर स्वागत करता हूं। देखिए, हम मॉडर्न हिस्ट्री हमने शुरू कर दी थी और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आज की हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने यूरोपियन कंपनियों के आगमन को मैप से समझा था और उसके बारे में कुछ कहानी के रूप में बात की थी। आखिरकार क्या जरूरत पड़ी यूरोपियन लोगों को कि उन्हें कंपनियां यानी फैक्ट्रियां स्थापित करनी पड़ी। सबसे पहले समझिए फैक्ट्रियां क्या थी। देखिए, फैक्ट्रियों का मतलब था फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता था एजेंट, यानी जो वहां से स्वतंत्र व्यापारी आता था, यानी एक या दो ये स्वतंत्र व्यापारी होते थे। उन स्वतंत्र व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था, यानी एजेंट कहा जाता था। वो किसी के एजेंट होते थे और भारत में आकर व्यापार करते थे। ठीक है, लेकिन जब यूरोपियन लोगों को पता पड़ा कि भारत में अब ऐसे भी लोग हैं भारत में जो शासन नहीं संभाल पा रहे हैं, क्यों ना उनके हाथों से सत्ता ले ली जाए और अपना वहां पर शासन स्थापित कर दिया जाए। ठीक है, ताकि हमें रोज रोज भागना भी ना पड़े। जब उन्होंने देखा कि भारतीयों के पास ना तो अच्छी बंदूकें हैं, ना अच्छे हथियार हैं, ठीक है, ना अच्छी सोच है, इन तीनों की कमी के कारण जो लोग थे उन्होंने सोचा क्योंकि भारत को हथिया लिया जाए। ठीक है ना, हथिया क्यों लिया जाए? आराम से वहां पर रहेंगे, शासन करेंगे और वहां से व्यापार करेंगे। ठीक है ना, शासन करना एक अलग चीज है, व्यापार करना भी एक अलग चीज है। ठीक है ना, व्यापार से लाभ हो सकता है, शासन क्या है? शासन से आप क्या करेंगे? यदि आपका शासन हो गया तो सारा लाभ आपका ही है। ठीक है, अभी क्या है, जैसे कि आपका शासन नहीं है तो उस गांव से आप चीजें खरीदेंगे, ठीक है, फिर उन्हें प्रॉफिट पे बेचेंगे, ये था व्यापार। लेकिन मान लीजिए आपका शासन हो जाता है कहीं पर, तो उस गांव से आप चीजें खरीदेंगे क्यों, जबकि वो चीजें तो आपकी ही हो जाएंगी। तो ये थोड़ा थोड़ा मुनाफा देखते हुए इस लेवल तक पहुंच गए कि हमें पूरा ही मुनाफा चाहिए, हमें सारी चीजें हमारी हो और किसी की ना हो। ठीक है, यहां तक यूरोपियन कंपनियों के लोगों ने सोचना शुरू किया। उसके बाद पहली कंपनी जो गठित होकर आई वो थी पुर्तगाली कंपनी। कौन सी? पुर्तगाली। देखिए, पहले लोग आते थे, व्यापार करके चले जाते थे, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना यहां पर हम फैक्ट्री यानी कोठियां स्थापित करें जहां हम रह सकें, अपना माल रख सकें और उसे अपने देशों में भेज सकें। ठीक है ना, उसी को देखते हुए सबसे जो पहली कंपनी थी वो थी पुर्तगाली। कौन सी? पुर्तगाली। आपको पता है वास्को डी गामा 1498 में भारत आया, यानी भारत की खोज की। भारत पहले भी था, उससे पहले व्यापार भी होता था, लोग भी आते थे, लेकिन नया रास्ता खोजा गया, नया रास्ता व्यापार के लिए खोजा गया जो कि बहुत ही ज्यादा सरल और सुखद था, इसीलिए उसे भारत की खोज माना गया। ठीक है, सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। यह भी आपको याद रखना है। सबसे पहले भारत आने वाले लोग पुर्तगाली, सबसे बाद में जाने वाले लोग पुर्तगाली, जो कि कौन थे? यूरोपियन लोग थे। ठीक है ना, यूरोप का हिस्सा था पुर्तगाल, अब भी है। ठीक है, कहीं कहीं आपको यह देखने को मिलेगा कि जो पुर्तगाली लोग थे उन्होंने अपनी जो कोठी स्थापित करी वो 1503 में करी। देखिए, आना चीजें देख, जैसे कि ये समझिए, आपने कोई प्लॉट देखा, आपने उसकी नींव भरवा के छोड़ दी और आप चले गए और आप 1-2 साल बाद आते हैं, वहां पर अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। तो किसी किसी बुक में देखिए आगमन का समय दे रखा है और किसी किसी बुक में दे रखा कोठी स्थापित करने का समय। तो आपको याद रखना है, यदि आगमन का समय आए तो 1498 में वास्को डी गामा आया ही था। यदि पूछे कोठी स्थापित करने का समय तो 1503 के लगभग माना जाता है कोठी स्थापित करने का समय पुर्तगालियों का। ठीक है, कौन लोग सबसे पहला कौन था? वो था वास्को डी गामा, जो कि भारत आया। ठीक है, देखिए ये तो हुआ एक कंपनी। ठीक है, जो स्वतंत्र व्यापारी होते थे, मैंने आपको बताया था पहले स्वतंत्र व्यापारी आते थे। जो स्वतंत्र व्यापारी होते थे उन्हें इंटरपोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इंटरपोल कहा जाता था। जैसे कि आप ये समझिएगा, जैसे कि आज के टाइम में बोतलें ले लीजिए आप, बोतलें किसी फैक्ट्री में बनती हैं, हो सकता है बहुत बड़ा बोतलों का मॉल हो या फिर दुकान हो, लेकिन आपको गलियों में छोटे छोटे लोग भी उन बोतलों को बेचते हुए मिलेंगे। तो वो जो छोटे छोटे सिंगल व्यक्ति हैं जो उन बोतलों को बेच रहे हैं वो है इंटरपोल, यानी स्वतंत्र व्यापारी। और जिसके पास बड़ी दुकान है जहां पर इनका निर्माण हो रहा है वो है फैक्ट्री। क्या है? वो है फैक्ट्री या फिर कोठी। ठीक, तो यानी स्वतंत्र व्यापारी जो होते थे, स्वतंत्र निजी व्यापारी जो होते थे, उन्हें इंटरपोल कहा जाता था। ठीक है, जितनी भी कंपनियां थी सभी की सभी कंपनियां प्राइवेट थी। कैसी थी? प्राइवेट थी, जो कि वहां के राजा या रानी से
हस्ताक्षर कराकर आदेश लेकर शासन करने आती थी, समय निश्चित करके कि 5 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल। ठीक है, लेकिन एक कंपनी ऐसी थी जो कि सरकारी थी। वो कौन सी थी? वो थी फ्रांसीसी कंपनी। तो आपको याद रखना है सभी यूरोपियन कंपनियां प्राइवेट थी, लेकिन एक यूरोपियन कंपनी ऐसी थी जो कि सरकारी थी, वो थी फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी? फ्रांसीसी कंपनी जो थी वो थी सरकारी कंपनी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं 1498 में जो वास्को डी गामा आया था उसने किसकी मदद ली थी? जहाज पर कौन था जिसकी सहायता से वास्को डी गामा आया? तो वो था अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल मजीद के सहायता से वास्को डी गामा 1498 में भारत पहुंचा। कहां पर? मालाबार, केरल। ठीक है ना, केरल के मालाबार तट पर पहुंचा और वहां के राजा जयमोरिन ने उसका स्वागत किया। सबसे पहले ये समझिए, जयमोरिन कोई राजा नहीं था, बल्कि जो वहां का राजा बनता था उसे जयमोरिन कहा जाता था। उसे जयमोरिन कहा जाता था। तो वहां के जयमोरिन ने, वहां के राजा नहीं, वहां के जयमोरिन ने किसका स्वागत किया? वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो आपको याद रखना है 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। ठीक है ना, केरल के मालाबार तट के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और किसकी सहायता से? अब्दुल मजीद की सहायता से पहुंचा और वहां के जयमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पहली बार में कितना मुनाफा हुआ वास्को डी गामा को। तो पहली बार में वास्को डी गामा को मुनाफा जो हुआ वो था 60 गुना। 60 गुना। देखिए आपको एक बात बता दी जाए, जब वास्को डी गामा पहुंचा तो वो अपने जहाज में पुस्तकें भर के लेकर गया। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है कहीं कहीं पर, ऑथेंटिक बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं हद तक सही बात है। ठीक है, आपको माननी भी चाहिए। जब वास्को डी गामा अपनी जहाज लेकर पहुंचा तो उसके जहाज में इतनी किताबें थी, तो उसने कहा, वहां के लोगों ने कि आप क्या लेकर आए हो? तो उसने कहा कि आप जाइए जहाजों में से किताब उतारिए। आप कभी देखना 1498 1500 के बाद ही लगभग 1600 के करीब में विदेशों में खोजें होनी शुरू हुई। जितनी बड़ी बड़ी खोजें हैं वो कब शुरू हुई? वो 1500 ईस्वी के बाद शुरू हुई। कारण समझिएगा, जो यहाँ की किताबें थी वो सब चुराकर, मंदिरों से चुराकर, लोगों से चुराकर, लाइब्रेरियों से निकालकर वो सब विदेशों में भेज दी गई। उन किताबों में इतना रहस्यमयी बातें लिखी हुई थी कि उन लोगों ने पढ़कर अपना विकास किया। ठीक है ना, उन लोगों ने पढ़कर, उन लोगों ने समझकर, उन लोगों ने ट्रांसलेट करके उन चीज़ों का इतना समझ डेवलप की कि जहाँ तक भारतीय लोग उनको निकाल नहीं पाए, उन्होंने उसे चूज कर उनकी जो मटेरियल था उसे निकाला और अपने यहाँ खोजें करनी शुरू करी। यदि आपको अब भी बातें झूठ लगती है तो नरेंद्र मोदी जी के साथ मार्क जुकरबर्ग का एक इंटरव्यू है, उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि जब जो मेरे गुरु हैं उन्होंने एक बात कही है कि आप अपना विचार सोचिए, आप नेट पर डाल लेना, आ जाएगा। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग और इंटरव्यू विद नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब मेरे जो वो थे गुरु थे, उन्होंने कहा था आप अपना विचार सोचिए, लेकिन विचार सोचने के बाद सबसे पहले इंडिया जाइए, सबसे पहले इंडिया जाइए, वहां के मंदिरों में घूमिए, वहां की किताबें पढ़िए और अपने विचारों को रखिए, समझिए। ठीक है, आप जरूर सफल होंगे। लाइब्रेरी में बैठिए, वहाँ की जो पुरानी किताबें हैं, शास्त्र वगैरह, उन्हें पढ़िए। ठीक है ना, वहाँ के मंदिरों के जो साधु संत हैं उनसे मिलिए। ठीक, वहाँ पे जो किताबें हैं उनसे मिलिए, कुछ दिन व्यतीत करिए, आपका जो प्लान है वो बिल्कुल सफल होगा। ऐसा कहा गया है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। कहीं हद तक ये बातें सही हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस यही कारण रहा कि यहाँ से जो किताबें थी वो ले जाकर लूट कर विदेशों में डाल दी गई और उसी के बाद 1600 या 1500 के लगभग में विदेशों में सभी खोजें होनी शुरू हुई। ठीक है, तो आपको ये याद नहीं रखना, ये बात करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, जयमोरिन ने उसका स्वागत किया, किसकी मदद से? अब्दुल मजीद की मदद से। नेक्स्ट बात करें अगली बार कौन पहुंचा, तो 1498 में वास्को डी गामा और 1500 में पहुंचा जो था वो व्यक्ति था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। ठीक है ना, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल उसके बाद पहुंचा। उसके 2 साल बाद 1502 में पहुंचा वास्को डी गामा, पुनः वास्को डी गामा फिर से पहुंचा। तो आपको क्रम जरूर याद रखना है कि पहले वास्को डी गामा, फिर 1498 में वास्को डी गामा, उसके 2 साल बाद कौन पहुंचा? उसके 2 साल बाद पहुंचा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, उसके 2 साल बाद पहुंचा फिर वास्को डी गामा। ठीक है ना, उसके 2 साल बाद कौन पहुंचा? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यदि पूछे सबसे पहला पुर्तगाली जिसने अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की भारत में, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये पहला व्यक्ति था जिसने सोचा क्यों ना भारत पर शासन किया जाए।
क्यों ना भारत पर शासन किया जाए, तो वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक 1503 में भारत आया था। पुर्तगाली शक्तियों के विस्तार का श्रेय इसी को जाता है। इसने सोचा, समझा, लोगों की बेवकूफी देखी, लोगों को निहत्था देखा और कम गुणी देखा, तो इन्होंने सीधा सीधा फैसला किया कि हम यहां पर पुर्तगाली नीतियों में परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन क्या कि हम जाकर अब वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहां पर टिककर अब शासन करेंगे। इसी को देखते हुए गवर्नर की नियुक्ति शुरू कर दी। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जाकर पुर्तगाल में। ठीक है, पुर्तगाल में साफ साफ कहा कि अब गवर्नर नियुक्त किए जाएं और अब भारत पर शासन किया जाए। तो पहले व्यक्ति जो कि गवर्नर नियुक्त होकर आए वो थे डी अल्मीडा। कौन थे? डी अल्मीडा। देखिए, जरूरी नहीं है जो सलाह दे वो श्रेष्ठ भी हो, जो सलाह दे वो श्रेष्ठ भी हो, ठीक है ना। इसी कारण जो पहला गवर्नर नियुक्त होकर आया वो था डी अल्मीडा। यदि बात करें उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क खुद नियुक्त होकर आया और 1510 में बीजापुर से गोवा को छीना, बीजापुर से गोवा को जीता और यहीं से भारतीय लोगों को लगने लगा और पुर्तगालियों ने भी ये दिखा दिया कि अब हम भारत में ना केवल व्यापार करेंगे बल्कि आप पर अब शासन करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अब सीधी सीधी बात, आप चिढ़ रहे हो, युद्ध लड़ रहे हो, किस कारण लड़ रहे हो? क्योंकि हमें आप जीतना चाहते हो। तो पुर्तगालियों ने साफ साफ भारतीयों को बता दिया कि अब हम केवल और केवल व्यापार करने नहीं बल्कि अब आपको जीतने आ रहे हैं, अब आपको जीतने आ रहे हैं। किसको जीतकर? बीजापुर से गोवा को जीतकर। लेकिन आपको याद रखना है, गोवा को जीता तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, लेकिन राजधानी नुनो डी कुन्हा ने बनाया। ठीक है ना, नुनो डी कुन्हा ने राजधानी बनाया, जबकि जीता था गोवा को किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट हम बात करें, विवाह की नीति में परिवर्तन किया और इसने कहा कि अब पुर्तगाली व्यक्ति भारतीय महिला से विवाह कर सकता है। इसका क्या कारण था? देखिए, जब एक पुर्तगाली भारतीय महिला से विवाह करेगा तो उसका बनेगा दामाद। कौन बनेगा? दामाद। ठीक है, दामाद बना और आपको पता है दामाद पर कौन हथियार चलाएगा? दामाद पर कौन हथियार चलाएगा? तो इसी को देखते हुए सीधा सीधा ये कहा गया कि भैया अब हम बनेंगे तुम्हारे दामाद, आप नहीं उठाओगे हम पे हाथ और हम करेंगे शासन। ठीक है, अब दूसरी बात ये भी समझिए आप, 10-10, 8-8 साल व्यक्ति जब भारत में रहेगा तो शादी भी करेगा, तो सीधा सीधा ये कहा गया कि हम शादी किससे करेंगे? अब भारतीय महिलाओं से करेंगे, दामाद बनेंगे आपके, दामाद बनकर आप पर शासन करेंगे क्योंकि आप हम पर हाथ नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो ये भी रणनीति लेकर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या रणनीति लेकर आया कि बीजापुर से गोवा को छीनकर अपना वर्चस्व दिखाया। दूसरा कि विवाह नीति में परिवर्तन किया और भारतीय महिलाओं के साथ विवाह की मंजूरी दे दी। किसे? पुर्तगाली लोगों को। ठीक, इनसे रिलेटेड आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था वो क्या विवाह नीति लेकर आया। ठीक है, दूसरी 3G नीति लेकर आया। 3G नीति क्या थी? 3G का मतलब है 3G। ठीक है ना, कौन कौन से G? 1G, 2G और 3G। इसका मतलब था गॉड, इसका नाम मतलब था गोल्ड और इसका मतलब था ग्लोरी। ठीक है ना, 3G नीति कौन लेकर आया? गोल्ड और ग्लोरी के नाम से वो था कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा एक और आपको याद रखनी है नीति, वो कौन सी नीति थी? वो थी हमारी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया था? ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर आया था जो पहला गवर्नर नियुक्त हुआ था पुर्तगालियों की तरफ से, वो था अल्मीडा। अल्मीडा लेकर आया था पहली ब्लू वाटर पॉलिसी। ये क्या थी? इसका मतलब था हिंद महासागर पर अपना अधिकार करो। ठीक है ना, ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है ना, 3G नीति अल्फांसो डी अल्बुकर्क। यदि बात करें ब्लू वाटर पॉलिसी तो अल्मीडा लेकर आया था। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी? यदि हम बात करें नुनो डी कुन्हा की, तो नुनो डी कुन्हा जो था वो पहला ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। गोवा को राजधानी बनाया और दमन और दीप को जीता। दो चीजें आपको याद रखनी है मुख्य रूप से। सबसे पहले कि पहला पुर्तगाली गवर्नर जिसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया वो था नुनो डी कुन्हा। यदि बात करें कि ये पहली चीज तो ये कि गोवा को किसने राजधानी बनाया? नुनो डी कुन्हा ने बनाया। ठीक है, दूसरी आपको याद रखनी है कि इसने दमन और दीप को जीता। यदि बात करें इनसे झगड़ते हुए एक गुजरात के राजा थे बहादुर शाह। कौन थे? बहादुर शाह। ठीक है ना, बहादुर शाह। ठीक, गुजरात के एक राजा बहादुर शाह किसमें गिरकर मृत्यु हो गई? सागर में। ठीक है ना, सागर में गिरकर मृत्यु हो गई। किनसे लड़ते हुए? नुनो डी कुन्हा से लड़ते हुए।
ठीक है, तो पूछा जाएगा कि गुजरात के बहादुर शाह जो थे राजा, वो किससे लड़ते हुए सागर में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई, समुद्र में गिरकर मृत्यु हो गई, तो आपको याद रखना वो था नुनो डी कूना, जो कि एक पुर्तगाली गवर्नर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। मार्टिन अल्फांसो डिसूजा, आपको इससे बात याद रखनी है कि इसके समय पर धर्म प्रचारक कौन आया था, तो इसके समय पर धर्म प्रचारक सेंट जेवियर आया था। कौन आया था? सेंट जेवियर आया था भारत, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि धर्म प्रचारक सेंट जेवियर भारत किसके समय आया था, तो वो आया था मार्टिन अल्फांसो डिसूजा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं पुर्तगाली जो नौसेना होती थी, जो समुद्र पर नौसेना होती है उसे क्या समुद्र पर सेना होती है उसे नौसेना कहा जाता है, ठीक है ना। इस नौसेना को क्या कहा जाता था, जो कि भारत की थी, भारत की मतलब भारत के जीतने के लिए लगाई गई थी, वो थी एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया। नेक्स्ट हम बात करें हिंद महासागर में जो टैक्स लेते थे उसे कारतेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारतेज कहा जाता था। यदि बात करें भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया, तो वो पुर्तगाली थे। कब? 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करें भारत में खेती, जैसे आलू है, ठीक है ना, अनानास है, गन्ना है, ठीक, और हमारी तंबाकू, इन खेतियों की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की? पुर्तगालियों ने की, ठीक है। कौन कौन सी? अनानास, गन्ना, आलू और तंबाकू, मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है। इनकी शुरुआत किसने की? तो इनकी शुरुआत की थी पुर्तगालियों ने, ठीक है ना। तो ये थे पुर्तगालियों से संबंधित बातें। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट है। आपको इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल एग्जाम पर फोकस करके वीडियो बनाई जाती है ताकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए, आपको कोई भी भ्रम ना डाला जाए, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि एग्जाम में कुछ और आता है, आपको पढ़ाया कुछ और जा रहा है, ताकि दवाइयाँ मार्केट में बिक सके। नेक्स्ट हम देखिए एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, आप उसे एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद मेरी क्लास भी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। देखिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, फ़ोन जल्दी लेके फिर वीडियो बनानी शुरू करेंगे रेगुलर। वैसे रेगुलर रहेगी, अब से कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे फ़ोन मांगना पड़े किसी का, ठीक है। दिक्कत हो गई थी, फ़ोन खो गया था बाइक से आते टाइम, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आपको कोई मैसेज कॉल वगैरह आए तो आप इग्नोर कर देना, वहाँ नंबर बंद करा दिया है वैसे, ठीक। बाकी आप ग्रुप में बता सकते हैं, यदि कोई दिक्कत है आपको तो ग्रुप में आप बता देना, ठीक। प्रॉब्लम थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ होता है। देखिए आइए पुर्तगाली बात कर लेते हैं, एक बार हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। यदि बात करें सबसे पहले कंपनी जो भारत आई वो थी पुर्तगाली कंपनी। यदि भारत में आने का बात करें 1498 में, जो कि वास्को डी गामा आया था उसी समय माना जाता है। लेकिन यदि बात करें कि स्थापित कब की, तो वो 1503 में स्थापित माना जाता है, कि कहीं कहीं आपको डेट में चेंज देखने को मिल सकता है, तो आप उस पर ज़्यादा गौर ना करें, ठीक है। सीधा सीधा यही पूछा जाएगा, पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में आए थे, ठीक। यदि बात करें स्वतंत्र जो निजी व्यापारी होते थे उन्हें इंटरपोल कहा जाता था। सभी जो यूरोपियन कंपनियां थी वो कैसी थी? वो प्राइवेट थी, लेकिन एक कंपनी ऐसी थी जो सरकारी थी, वो थी फ्रांसीसी कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वास्को डी गामा 1498 में भारत आया और किसकी मदद से? अब्दुल मजीद की मदद से आया, ठीक है। कहाँ पर पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पहुंचा। यदि बात करें उसका स्वागत किसने किया, तो जयमोरिन ने उसका स्वागत किया, ठीक है ना। उसे पहली बार में कितने गुना मुनाफा हुआ? तो 60 गुना उसे पहली बार में मुनाफा हुआ। उसके बाद कौन आया? तो उसके बाद आया बेड्रो अल्वारेज कैब्रल आया 2 साल बाद। उसके 2 साल बाद फिर वास्को डी गामा आया। उसके 2 साल बाद यानी तीसरी साल में आया 1503 में कौन अगली साल आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है ना। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया भारत, तथा भारत में पुर्तगालियों की शक्ति का श्रेय किसे जाता है? वो जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। क्यों? क्योंकि इसने कौन सी नीति लेकर आया था? तो ये नीति लेकर आया तो विवाह नीति, जिससे कि पुर्तगाली जो लोग थे वो भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर सकें। दूसरी जो थी वो थी कौन सी? 3G नीति, यानी गोल्ड और ग्लोरी, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें इसने क्या किया, इसने पुर्तगाली नीतियों में परिवर्तन किया और गवर्नरों की नियुक्ति शुरू की। जो प्रथम गवर्नर नियुक्त होकर आए वो थे डी अल्मीडा, जिन्होंने ब्रू वाटर पॉलिसी दी थी। नेक्स्ट उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क नियुक्त होकर आए। इन्होंने गोवा को जीता बीजापुर से 1510 ईस्वी में, लेकिन गोवा को सबसे पहले राजधानी बनाया नीनो डी कूना ने, ठीक है। इन्होंने मंजूरी दी किसको? कि पुर्तगाली लोग भारतीय महिलाओं के साथ विवाह कर सके। उसके बाद आते हैं नीनो डी कूना। नीनो डी कूना ने सबसे पहले गोवा को राजधानी बनाया। इन्होंने दमन और दीव को जीता और इनसे झगड़ते हुए गुजरात के राजा बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, ठीक है, समुद्र में गिरकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्टिन
अल्फांसो डिसूजा, तो इनके समय पर सेंट जेवियर धर्म प्रचारक था जो कि भारत आया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि पुर्तगाली नौसेना को क्या कहा जाता था, तो पुर्तगाली जो नौसेना थी उसे कहा जाता था एस्तादो द इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंद महासागर में जो टैक्स लेते थे उसे कहा जाता था कार्तेज। यदि बात करें प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की, तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की 1556 ईस्वी में। बात करें गन्ना, अनानास, तंबाकू और आलू जैसी फसलों की शुरुआत भारत में किसने की, तो वो की थी पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो ये था पुर्तगाली। अलग अलग पढ़ेंगे, डच, फ्रांसीसी, ठीक है ना, इन सभी को अलग अलग पढ़ते हुए चलेंगे। इससे देखो फायदा क्या है, ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा क्वेश्चन पुट अप कर सकोगे खुद से भी और आगे वाले से भी, और एग्जाम में फंसने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। वरना यूरोपियन कंपनियों का आगमन एक क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, 18 मिनट की क्लास में बहुत से लोगों ने। ठीक है, तो आप उनका भागीदारी ना बने। ठीक, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहना, नोट करते रहना। देखिए ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं है, आप नोट करेंगे खुद से भी तुम्हें याद होगा। ठीक है, तो नोट करते हुए चलें, पढ़ते चलें और सहयोग बनाकर चलें। ठीक है, हो सके तो वीडियो को शेयर करा करें, वरना तो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, ना भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन हाँ कर देंगे तो अच्छी बात है, एक ना एक दिन तो होना है, फिर भी पुण्य का भागीदार बनना है तो अच्छी बात है, नहीं बनना तो आप आराम से बैठिए। ठीक, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आपका काम है इसे नोट करके अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि जब हम अगला स्टेप लें, ठीक है ना, अगली कंपनी को पढ़ना शुरू करें, ठीक, तो आपका जब तक ये वाली पुर्तगाली कंपनियों का आगमन कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना, रात को 10 बजे डेली लाइव आया करें क्लास में, आपके वन लीनियर क्वेश्चन कवर होते हैं वहां से बड़े अच्छे से। ठीक है, तो आपका काम रहेगा क्या, वीडियो को शेयर करना, अच्छी लगी तो लाइक करना, और अपनी पढ़ाई सबसे ज़्यादा करना, सबसे इम्पोर्टेंट। चाहे लाइक और शेयर ना करें, लेकिन अपनी पढ़ाई बहुत ज़्यादा करें। ठीक है, यदि उससे टाइम निकले तो करें, पहले अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, तो आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना।